वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ और क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लेकर आए हैं जो कि अदर स्टेट के टीएटी की परीक्षा में भी पूछे जा चुके ये प्रश्न हैं। महाटेट के लेकर हमने एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने का लेकर आए थे कि जो महाटेट में पूछे गए हिंदी के जिस तरीके से क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ स्वर व्यंजन और इसके अलावा और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो हम जल्दी जल्दी इसके इन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर करेंगे और एकाधिक क्वेश्चन अगर ऊपर नीचे हो जाता है, कम ज़्यादा हो जाता है, तो जवाब देना आपका काम भी है। मतलब हर क्वेश्चन में जो है हम पूरा एफर्ट लगाते हैं, पूरी हमारा जो भी है हम पूरा काम करते हैं कि क्वेश्चन हमारा 100% सही होना चाहिए। बट एक बार क्या हो जाता है कि कोई सवाल जो है वो गलत हो जाता है किसी वजह से, तो आप उसको थोड़ा सा कंसिडर करते चलेंगे और आप उसका जवाब देंगे, क्योंकि हम भी टीचर है, आप भी टीचर, हम दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे और साथ ही साथ टीएटी का डेटा भी आप वहाँ से हासिल कर सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। सवाल कुछ इस तरीके से पूछा जा रहा है। देखिए, पहला सवाल कुछ इसी तरीके से आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रहा है। सेम क्वेश्चन आपको हिंदी के क्वेश्चन पेपर पे देखने के लिए मिल सकते हैं, जो 10 नवंबर को आपका पेपर 1 और पेपर 2 की हम बात करते हैं, भाषा 1 की हम बात करते हैं, हिंदी विषय की। पूछा गया है कि स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियाँ हैं। देखिए, वो ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है तो वो कौन सी है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्ण। तो आपको सिंपल सा इसका जवाब दे देना है कि स्वर ऐसे होते हैं जिनको किसी की सहायता नहीं लेनी होती है बोलते वक्त। मतलब जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो आज़ाद रूप से बोले जाते हैं, उसको हम स्वर कहते हैं। मतलब हमारा पर्याय क्रमांक 1 जो है यहाँ पर वो सही जवाब हो जाएगा। 20 में से आपके नंबर कितने आ रहे हैं ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 17, 18, 20 नंबर लेने लगे तो डेफिनेटली आपका टीएटी हिंदी तो आप पास हो गए। मैं अभी से आपको इसका सर्टिफिकेट देता हूँ कि आप हिंदी पास हो गए अगर आप यहाँ से 17, 18 नंबर अभी से अगर आप लेने लगे तो, क्योंकि अभी भी हमारे पास 47 डेज़ आर लेफ्ट। मतलब हमारे पास 47 दिन अभी भी बाकी है टीएटी की परीक्षा को। तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो रही है, वो मैं कमेंट्स बॉक्स देखकर भी मैं समझ सकता हूँ। सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से स्थान जिह्वा का अग्र नहीं है। अग्र स्थान क्या होता है, मध्य स्थान क्या होता है, पश्च स्थान क्या होता है, ये चीज़ें आपको समझ लेना है। यहाँ पर सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण यानी आप किस तरीके से बोलते हो, स्थान से जिह्वा का अग्र नहीं है। तो देखिए, आगे वाले हिस्से से कौन सा भाग नहीं बोला जाता है। अग्र स्वर क्या होता है मैं आपको बता दूं पहले तो। अग्र स्वर क्या होते हैं, अग्र स्वर वो होते हैं जिन स्वरों को उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग ऊपर उठता हो, अग्र स्वर कहलाते हैं। देखिए, जिह्वा यानी आपकी जीभ का जो ऊपर का भाग है वो ऊपर उठता हो, उसको अग्र स्वर हम कहते हैं। मध्य स्वर क्या होते हैं, मध्य स्वर के बारे में भी आप जान लीजिए। मध्य स्वर वो होते हैं जिन स्वरों को उच्चारण में जिह्वा समान अवस्था में रहती है, मध्य स्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर हम उसको कहते हैं जहाँ पर आपकी जिह्वा जो है वो लेवल पर रहती है, ना तो ज़्यादा उठती है ना तो ज़्यादा पीछे रहती है, लेवल पर रहती है, उसको मध्य स्वर कहते हैं। और तीसरा इसका प्रकार होता है पश्च स्वर। तो इसके सबसे पहले आप एक बात याद रखेंगे कि इसके कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। पश्च स्वर में क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग ऊपर उठता हो, पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, उ, ओ। तो देखिए, आप पीछे से जो है इसको बोलेंगे, ये 3 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर आपको जवाब देना है कि उच्चारण की दृष्टि से स्थान जिह्वा का अग्र नहीं है। नहीं है वाली बात आप यहाँ पर रखेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर कौन सा जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो वो आपको बताया जाएगा कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका वो सही हो जाता है, क्योंकि ई, ए आप जब भी इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आप जो है आप जिह्वा का अग्रसर का इस्तेमाल यहाँ पर आप नहीं कर रहे। अग्रसर में जब इस्तेमाल होता है तो वो होता है, सॉरी, अग्रसर ये जो हो जाते हैं ई, ए ये अग्रसर हो जाते हैं, और ओ जो है ये अग्रसर नहीं होता है। ओ को हम मध्य स्वर में लाएंगे, ओ को हम किस में लाएंगे, मध्य स्वर में लाएंगे, और ये जो हो जाते हैं अग्रसर हो जाते हैं। इसी तरीके से पश्च स्वर में आ, उ, ओ, इस तरीके से ये 4 स्वर आते हैं। उसके बाद हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 3। यहाँ पर इस तरीके से पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में और आहा क्या है। कितना सिंपल सा एक क्वेश्चन है, आप देखिए। स्वरादी कहते हैं मराठीमध्ये आपण याला काय म्हणतात, स्वरादी असे म्हणतो मराठीमध्ये। तर हिंदीमध्ये आपण आणि आहा याला काय म्हणतो। 4 पर्याय आपल्याला इथे दिलेले आहे, स्वर, व्यंजन, संयुक्त अक्षर किंवा आयोग वाहा। स्वरादी म्हणजे काय, स्वरादी म्हणजे आयोग वाहा, म्हणजे पर्याय क्रमांक 3 जे असेल ते आपला इथे योग्य उत्तर असणार आहे, कारण आणि आहा हे स्वरादीला आपण हिंदीमध्ये आयोग वाहा असे संबोधतो। तर
यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न. मोबाईल फ्लाईट मोडमध्ये टाकलेला आहे तरी पण इथे कॉल येत आहे वायफाय कनेक्ट असल्यामुळे. यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न. प्रश्न क्रमांक 4 इथे दिलेला आहे की संयुक्त स्वर है. अब देखिए संयुक्त स्वर कौन सा है. प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि संयुक्त स्वर कौन सा है. वो स्वर जो दो स्वरों की मदद से बनता है उसको हम संयुक्त स्वर कहते हैं. वो स्वर जो संयुक्त, मैं थोड़ा वाईफाई बंद कर देता हूँ, पर डिस्टर्ब हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है, वो स्वर जिनको हम दो स्वरों की मदद से बोलते हैं उसको हम संयुक्त स्वर कहते हैं. तो देखिए यहाँ पर जो संयुक्त स्वर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मतलब ए जो होता है ये संयुक्त स्वर की गिनती में आता है. उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं. अब ये देखिए थोड़ा सा ये इसके बारे में आप समझ लीजिए ये क्या आता है. अंतस्थ व्यंजन है. अब देखिए अंतस्थ व्यंजन क्या है, तो इसके बारे में हम बताएंगे आपको कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है फिर भी वायु स्वरों की भांति बीच से निकल जाती है उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि अंतस्थ व्यंजन कहलाती है. अब देखिए इसका मतलब ये होता है कि जब आप इन ध्वनियों को बोलते हो, अंतस्थ व्यंजन को जब आप बोलते हो तो आपका मुंह जो है ना बिल्कुल छोटा हो जाता है, बोलते वक्त बिल्कुल छोटा हो जाता है और फिर भी हवा के ज़रिए से जो है ध्वनियाँ निकल जाती है, उनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं. मैं आपको सिंपल अपनी लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ. तो यही होता है अंतस्थ व्यंजन. तो आप बोलकर देखिए कौन से ये चारों में से कि जहाँ पर मुँह एकदम आपका छोटा हो जा रहा है. तो देखिए श हो बोलते हैं तो ऐसा तो महसूस नहीं होता है. क्षत्र श ज्ञ बोलेंगे तो तब भी नहीं, ये बोलेंगे तब भी नहीं. आप यो रो लो वो आप जब बोलेंगे तो एक मतलब आपका जो मुंह है ना वो थोड़ा सा यो रो लो वो के वक्त में गोल हो जाएगा. तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा. ओके, उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ. सवाल नंबर 6 पूछा गया कि निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है. महाप्राण ध्वनि नहीं है, 3 है लेकिन एक नहीं है. यहाँ पर पूछा गया है सवाल नंबर 6 कि महाप्राण ध्वनि कौन सी नहीं है. तो देखिए को आपको पता है कि ये महाप्राण ध्वनि नहीं होती है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा. उसके बाद आते हैं हम अगले सवाल की तरफ. अगला सवाल कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि अघोष ध्वनि होती है. अघोष जो ध्वनि है वो होती है. अब वो किस तरीके से होती है यहाँ पर आपको बताना है. अघोष ध्वनि किस तरीके से होती है, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं. वर्ग की दूसरी व तीसरी ध्वनि, वर्ग की पहली व दूसरी ध्वनि, वर्ग की पहली व तीसरी ध्वनि, वर्ग की दूसरी व चौथी ध्वनि. तो ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको यहाँ पर बताना है कि अघोष ध्वनियाँ होती है. अब इसका जवाब हो जाएगा पर्याय नंबर 3 मतलब वर्ग की पहली व तीसरी ध्वनि. तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो सही जवाब यहाँ पर माना जाएगा. उसके बाद आते हैं अगले सवाल की तरफ. अगले सवाल में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में. क्वेश्चन नंबर 8 में बताया जा रहा है कि महाप्राण ध्वनियाँ होती है. देखिए महाप्राण ध्वनियाँ क्या होती है, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि कौन सी ध्वनियाँ महाप्राण होती है. महाप्राण ध्वनियाँ के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए कि वर्ग की पहली और तीसरी ध्वनि, वर्ग की तीसरी और चौथी, वर्ग की दूसरी और चौथी, वर्ग की पहली तीसरी और 5वीं ध्वनि. तो देखिए महाप्राण ध्वनियाँ जो होती है प्रश्न नंबर 8 का जो सही जवाब हो जाएगा वो भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मतलब वर्ग की दूसरी और चौथी ध्वनि होती है. उसके बाद आता है सवाल नंबर 9. सवाल नंबर 9 जो है इस तरीके से है कि सवाल पूछा गया है कि ए वर्ण का उच्चार स्थान है. देखिए ये जो वर्ण बोले जाते हैं ये कहाँ से बोले जाते हैं, इसका उच्चार स्थान क्या है. ये नासिक्य है तो डेफिनेटली नासिक्य तो नहीं है क्योंकि नाक से तो बोले जाते नहीं. कंठ तालव्य है, कंठ तालव्य भी हम इसको सवाल नंबर 9 कंठ तालव्य, इसको हम कंठ तालव्य समझो. एक इसको हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं. मूर्धन्य तो भी नहीं है, ओष्टव्य भी नहीं है, तो इसका सही जवाब कंठ तालव्य हो जाएगा क्योंकि ओष्ट से तो ये नहीं बोली जाती, नासिका भी नहीं है और मूर्धन्य भी नहीं है. तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 कंठ तालव्य से ये ध्वनियाँ बोली जाती है. ओके, उसके बाद आते हैं हम अगले सवाल की तरफ. वीडियो बेहतर लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हमारा शेड्यूल जो है काफ़ी बिजी है और उसके बावजूद भी जो है हम आपके लिए हिंदी का कुछ रोज़ की कुछ क्वेश्चन लेकर आते हैं. तो ये हमारे लिए भी, अपने लिए भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारा जो टाइमिंग है वो बहुत टाइट है. स्कूल, उसके बाद यूट्यूब और उसके बाद भी सारे काम करने के बाद हम आपके लिए जो है सिलेक्टेड चीज़ें और अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं. तो आपका भी काम है कि हमें मोटिवेट करना चाहिए, आपका काम है हमको सपोर्ट करना चाहिए. सवाल नंबर 10 इस तरीके से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है. अब यहाँ पर आपको पूछा गया है कि 4 वर्ण आपको दिए हैं और इसमें से बताया जा रहा है कि घोष वर्ण कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है. नहीं है में थोड़ा कन्फ्यूजन कई बार हो जाता है कि हम जो है उसको थोड़ा समझने में थोड़ा सा यहाँ पर हम प्रॉब्लम
हासिल हो जाती है हमको। तो 10वां सवाल पूछा गया है और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब मो, ये जो है घोष वर्ण नहीं है। इसके बाद आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपके सामने पूछा गया है। देखिए सवाल 11 नंबर इस तरीके से यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से स्पष्ट संघर्षी व्यंजन है। देखिए एच टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से स्पष्ट संघर्षी व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन है। तो 11 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जवाब हो जाएगा पर्याय नंबर 1 जो। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। सवाल नंबर 12 जो इस तरीके से पूछा गया है, काफ़ी IMPS क्वेश्चन है, काफ़ी बार काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो देखिए भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है वर्ण होती है। वर्ण होती है, वर्ण के बाद ही लिपि, शब्द और वाक्य है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर वो सही जवाब इसका हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है। देखिए ऐसा एक वर्ण है जिसका मूल उच्चारण जो है हिंदी में प्रचलित नहीं है। एच टेट 2013 में ये सवाल पूछा गया था। सवाल नंबर 13 की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा वर्ण है जो मूल उच्चारण हिंदी में जिसको प्रचलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हिंदी में उच्चारण हिंदी में इसका प्रचलित नहीं है, मतलब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ हम आते हैं। सवाल नंबर 14 पूछा गया है कि निम्न में से महाप्राण वर्ण है। देखिए निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है, ये भी एच टेट 2013 में पूछा गया था। सवाल नंबर 14, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए आ, को, थ, च। तो देखिए इसका जो महाप्राण वर्ण है वो हमको यहाँ पर बताना है उत्तर 14वें सवाल का, और इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब थ। ओके, उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। अब देखिए सवाल नंबर 15 में क्या पूछा जा रहा है कि ख है। अब देखिए सवाल नंबर 15 में पूछा गया है कि ख है अघोष व्यंजन है, अल्पप्राण व्यंजन है, विवृत्त है या घोष व्यंजन है। तो ख जो हो जाता है वो अघोष व्यंजन की श्रेणी में आता है। उसके बाद सवाल नंबर 16 बताया जा रहा है कि उष्म महाप्राण वर्ण है। उष्म महाप्राण वर्ण है। अब उष्म क्या होता है मैं थोड़ा इसके बारे में आपको बता दूं यहाँ पर कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सुराहट सी प्रतीत होती है उसे उष्म व्यंजन कहलाते हैं, है ना। मतलब आप ऐसे व्यंजनों को जब बोल रहे हो तो मानो कि आपके मुंह से जो है उष्णता निकल रही है, गर्माहट निकल रही है ऐसे व्यंजन बोलते वक्त, जैसा कि श, स और हो। ऐसे व्यंजन जब आप बोलते हैं तो आपके मुंह से देखिए थोड़ी सी गर्माहट जो है वो निकलने आएंगी। तो इसमें से क्या बताया जा रहा है कि उष्म महाप्राण वर्ण है, तो वो हो जाएगा हमारा शो। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका वो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ओके ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम आते हैं। 17 नंबर पूछा गया कि ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है। देखिए ज्ञ को वर्णमाला में क्या माना जाता है, ये हमारा 17वां सवाल है। और आपको पता है कि इसका ज्ञ हम मराठी में कहते हैं। ज्ञ को वर्णमाला में क्या माना जाता है, तो देखिए संयुक्त व्यंजन माना जाता है, स्वर संधि माना जाता है, अनुस्वार माना जाता है या व्यंजन माना जाता है। तो आपको पता है कि ज्ञ किस तरीके से बनता है। ये 2019 महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा में पूछा गया था। जो प्लस ये कि ये त्रो के जैसा आता है ना, ज्ञ पढ़ते हो जिसको हम, तो उस तरीके से यहाँ पर हमारा ज्ञ जाकर बनता है। जो याद रखना है, बस आपने वो पीछे वाला याद नहीं रखना है, जो याद रखना है कि जो की सहायता से जो है संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा संयुक्त व्यंजन, मतलब हमारा पर्याय क्रमांक 1 जो है इसका वो सही जवाब यहाँ पर माना जाएगा। 18वें सवाल की तरफ हम आते हैं। सवाल नंबर 18 कुछ इस तरीके से यहाँ पर पूछा गया है कि सवाल नंबर 18 आप देखेंगे निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है। देखिए यहाँ पर स्पर्श संघर्षी व्यंजन आपको बताना है, वर्ण आपको बताना है कौन सा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए आपको, झ, श, ट, हो। तो देखिए ऑप्शन नंबर 18 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा झ। इसके बाद एक यूपी टेट का सवाल हम आपके लिए लेकर आए, 2015 में पूछा गया था सवाल है कि निम्नलिखित में से स्वघोष ध्वनि कौन सी है। देखिए स्वघोष ध्वनि कौन सी है, तो इसका जवाब हो जाएगा तो और उसके जवाब हो जाएगा दो और दो। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और आखिरी सवाल है 20वां सवाल कुछ इस तरीके से फिर से यहाँ पर पूछा गया है कि अयोगवाह कहा जाता है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले तीसरे सवाल में बताया था कि अयोगवाह किसे कहा जाता है, जिसको हम मराठी में स्वरादि कहते हैं उसी को हम हिंदी में अयोगवाह कह सकते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए, विसर्ग, महाप्राण, अल्पप्राण या संयुक्त व्यंजन। तो सही जवाब आपको कहाँ बताना है, सही जवाब जो है आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। आपको मैंने तीसरे क्वेश्चन में बताया कि इसका
ये जो अयोगवा है इसको कहा क्या कहते हैं और इसका इस्तेमाल कब होता है और इसके अंदर कौन से शब्द कौन से वर्ण आते हैं। तो इसका जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में जाकर देना है। हिंदी के ऐसे ही डेली क्लास देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों को हिंदी विषय की ज़रूरत है। इस बार क्या हुआ कि मराठी मीडियम के मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो थे, इंग्लिश मीडियम के मैक्सिमम स्टूडेंट जो थे, उन्होंने अपनी प्रथम भाषा हिंदी रखी, क्योंकि हिंदी भाषा लेने की वजह से उनको जो है इंग्लिश से बचने का चांस मिल गया। मतलब अब दूसरी भाषा मराठी तो हमारी रेगुलर भाषा है ही, साथ में हमने जब हिंदी पहली भाषा ले लिया तो इंग्लिश का वहाँ से रास्ता साफ हो गया। अब बच्चों के लिए हिंदी, मतलब मानो कि मराठी जिस तरीके से हमारे लिए अनिवार्य थी उस तरीके से हिंदी अनिवार्य हो गई है। तो तमाम बच्चों तक इस वीडियो को आप पहुँचाना आपकी जिम्मेदारी। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा बताई गई चीज़ें जो है वो ठीक ढंग से समझ आ गई है। वीडियो बेहतर लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के।